हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही अच्छे लेक्चर में। ठीक है, आज हम इकोनॉमी में फोकस करेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन पे। बच्चों, इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी क्वेश्चन इससे पूछता रहा है रैंडमली। एक एक साल अगर गैप करके, पहले तो लगातार आते थे, लेकिन पहले मतलब गैप करके आते थे, अभी रैंडम क्वेश्चंस बहुत सारे आने लगे हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे करना है, इस टॉपिक को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या क्या पढ़ना जरूरी है, उन पे हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो ना, तो एक भरोसा लेके जुड़ना कि सिलेबस भी कंप्लीट होगा, टाइम पे होगा और उस सिलेबस से क्वेश्चन भी आएंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा मेरा तरीका जो पढ़ाने का है, मैंने 6 लेक्चर में कल नेशनल इनकम कंप्लीट किया। आपको लगेगा कि भाई बहुत लेक्चर हो गया, लेकिन ठीक है यार, दो चीज़ें होती है ना कि आपको अगर पेपर निकालना है, ठीक है, तो वो क्वालिटी जो कहते हैं ना कि जो क्वालिटी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल रही है, क्लियर है, ये हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि कम से कम आपको ये ना लगे कि भाई हम अगर यूट्यूब पे लेक्चर देखें तो हमारा टाइम पास ना हो। ठीक है, उसका आउटपुट निकलना चाहिए। उस आउटपुट पे मैं आपके साथ में, ठीक है, वर्क करता हूँ। मैं खुद दिन रात वर्क करता हूँ, आपके लिए एक अच्छा मैटर प्रिपेयर करता हूँ कि आपको क्वालिटी दे पाऊँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो इन्हेंस हो जाए और आप यूपीएससी क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए इसी इतिहास को रचने के लिए आगे हम लोग चलते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है व्हाट इज इन्फ्लेशन। बच्चों, इन्फ्लेशन के टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अबाउट इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर, जो हमारा परचेजिंग पावर है उसमें जो रिडक्शन है, क्लियर है, आखिर क्यों इन्फ्लेशन के टाइम में लोग बात करते हैं कि परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, हमारे इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में भी चर्चा आपके साथ होगी। और फिलिप्स कर्व, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एक्सचेंज रेट। आप खुद ही देख पा रहे होगे कितना वाइड डिस्कशन होने वाला है। ठीक है जी हाँ। अब ये डिस्कशन क्यों हो रहा है भाई, रीजन बिहाइंड इट, यार रीजन यही है कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड करना है, क्लियर है, जिससे आपका जो 28 मई को एग्जाम है प्रीलिम्स का, वो बहुत अच्छा हो पाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, आखिर मुद्रास्फीति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इन्फ्लेशन है क्या। तो एज यू कैन सी, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस तो करेंगे, बट एक मन में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें नीड क्या है। ठीक है, आखिर ऐसी नीड क्या आ गई कि हमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना पड़ा। तो उसके पीछे मैं आपको दो आपको देता हूं रीजन। पहला, परचेजिंग पावर, ठीक है, किसी भी देश की परचेजिंग पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और दूसरा है रियल वैल्यू ऑफ मनी। अगर हम किसी देश की जो पावर है, वो पावर उसकी करेंसी, उसकी मनी की रियल वैल्यू होती है। ठीक है, और रियल वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली एक कंज्यूमर को, ठीक है, काफी प्रभाव डालती है, उस पर इंपैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखेंगे परचेजिंग पावर का। आखिर परचेजिंग पावर को जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार देखो, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना वो इनकम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है, जो डेवलपमेंट की ओर, डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर एक इनकम के लोग मिलेंगे। कोई 2,000 रुपये महीने भी कमा रहा है, 1,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है। ठीक है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई कई करोड़ रुपए महीने कमा रहा है और कई अरब रुपए कमा रहा है। तो ये जो इतनी वैरायटी आपको यहाँ पे मिलती है ना, तो जो ज्यादा कमा रहे हैं उनकी बात तो छोड़ दो, हम तो बात करते इकोनॉमी, मतलब गरीबों की बात करेंगे। जो कम कमा रहा है वो इस इकोनॉमी में कैसे सरवाइव कर पाएगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए तो ये परचेजिंग पावर इतना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश की परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है तो 10,000 रुपए में सर्वाइव कर लेगा, और अगर किसी देश की परचेजिंग पावर कम है तो पता चला 10,000 में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये मैटर करता है, क्लियर। मान लो मेरे पास में भाई जेब में 50 रुपए है, अब 50 रुपए से इंडिया में उतनी चीजें एक टाइम का खाना खाया जा सकता है, मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, दिल पे मत लेना। 50 रुपए में खाना खाया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग बाहर बात करें कहीं और, वहां पे पता चला कि यार 50 रुपए नहीं खाए जा सकते। ठीक है, 50 रुपए मतलब खाना नहीं खाया जा सकता है, तो वहां पे जो व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा होगा उसके लिए उस 50 रुपए की उतनी वैल्यू नहीं होगी, उसकी परचेजिंग पावर लो है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, और वो पता चलता है हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन मेजरमेंट से, क्लियर। सेकेंड है आपका यहाँ पे रियल वैल्यू ऑफ मनी। रियल वैल्यू ऑफ मनी क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे कोई गुड्स है, उसका जो प्राइस है, वो प्राइस मान लीजिए कि 40 रुपए है, वो उसकी एक्चुअल प्राइस है जो होनी चाहिए। अब वो महंगा हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, 40 रुपए से 80 रुपए हो गया। तो जिस चीज के लिए हमारी पॉकेट में अगर 40 रुपए होते तो मिल जाती, अब उसके लिए 80 रुपए चाहिए, तो परचेजिंग पावर लो हो गई। अब उस 40 रुपए से आपको चीज नहीं मिलेगी, और जो रियल वैल्यू ऑफ मनी वो 40 रुपए है।
लेकिन वो इंक्रीज हो जा रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो हमें ये भी पता करना है कि हमारी उस इकोनॉमी में जो मनी है उसकी रियल वैल्यू पे उसको लेके आना है, उसके ऊपर जो नॉमिनल इफेक्ट है ना इन्फ्लेशन का वो हटाना है। तो दैट्स वाई हम जब पता करना चाहते हैं कि परचेजिंग पावर क्या है और रियल वैल्यू ऑफ मनी क्या है, तो हमें उसकी जानकारी के लिए इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट, ठीक है, व्हाट इज द इन्फ्लेशन, एंड हम कैलकुलेट करेंगे टू नो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की दर क्या है, किस दर से वो आगे बढ़ रहा है। क्लियर? अब देखेंगे बच्चों, यहां पे सबसे पहले बोला जाता है कि मनी वैल्यू बीइंग डेप्रिसिएटेड। अगर मान लीजिए एक कंडीशन लेते हैं कि किसी देश में मनी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है, तो मनी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है तो रिड्यूस इन द परचेजिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 50 रुपए थे, ठीक है, 50 रुपए का एक नोट था और इकोनॉमी में 50 रुपए की कोई चीज बिक रही थी, मैं उसको परचेज कर सकता था, बट सडन ड्यू टू इन्फ्लेशन ये चीज हो गई 80 रुपए की। अब मैं वो 50 रुपए में क्या परचेज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई। क्लियर है? और रिड्यूस क्यों हुई? क्योंकि हमारी मनी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई। तो पहले तो हमारी मनी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई, मतलब इस 50 रुपए में खरीद नहीं पाऊंगा, मतलब परचेजिंग पावर हमारी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। और इसकी इन सब के पीछे कारण क्या है? इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। याद रखेंगे बच्चों हमेशा, अगर किसी इकोनॉमी में मनी वैल्यू बीइंग डेप्रिसिएटेड, रिड्यूस इन परचेजिंग पावर, इट मींस कि वहां पे आपको इन्फ्लेशन मतलब आपको मुद्रास्फीति देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां से क्यों पढ़ा रहे हो, ये भी तो बता सकते थे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये होगा। ठीक है, पहले आपको जो कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ेगा तो यही पड़ेगा ना कि अरे यार घर वाले जब जाते हैं सब्जी लेने, अरे यार आजकल तो इतनी महंगाई हो गई, इतने रुपए में इतना ही आया, इतने रुपए में इतना ही आया, इतने रुपए में इतना ही आया, मतलब डेप्रिसिएशन वाज देयर, परचेजिंग पावर रिड्यूस, और फिर हमें क्या मिलता है? इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। दैट्स व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। आई होप यू clearly understand what was the reason behind the calculation of inflation. Okay, चलो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा ये है, किस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन जो मतलब इस पेज पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या। आम शब्दों में बोला जाए, एक सिंगल स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है वो प्रीलिम्स के पेपर पे है, तो हम उन सभी की पॉइंट्स को इतने अच्छे से करेंगे प्रिपेयर कि चीजें अच्छे से समझ में आए। देखेंगे यहाँ पे, इट इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, ये हमारी जनरल प्राइस लेवल में सस्टेन्ड इंक्रीज है। क्लियर है? जनरल प्राइस लेवल है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स एंड सर्विस का। अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हेन टू प्रोड्यूस, बाय हुम टू प्रोड्यूस। क्लियर है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय हुम टू प्रोड्यूस, सॉरी, ठीक है, यस। तो ये तीन चीजें हमने देखी हैं। अब उसी में जो हमने प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विस, तो प्रोडक्शन के बाद क्या है, हमारे टेंशन खत्म हो गए? नहीं, अगर इस प्रोडक्शन के बाद में वहां पर जनरल प्राइस लेवल राइज हो रहा है, मतलब जो जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या है? एक्चुअल प्राइस। ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो उस गुड्स की होनी चाहिए, अगर उसमें सस्टेन्ड इंक्रीज हो रहा है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सस्टेन्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल में, तो उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। मान लीजिए कि किसी इकोनॉमी में, अनियन ले लो यार, प्याज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अनियन जो है, प्याज है, उसके जो प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए प्याज की एक्चुअल कीमत जो होनी चाहिए, जो उसका जो खेत में वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो बाकी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो उन एक्सपेंस को अगर हम लोग देख लें तो वहां पे हमें समझ में आता है कि उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, वो 40 रुपए है। ठीक है, अब अगर प्याज का दाम एक्चुअल प्राइस से बढ़ रहा है, तो मतलब बहुत से लोगों के बहुत से लोग उसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत सी कोचिंग है जिनकी फीस 1.5 लाख 2 लाख रुपए है, इन्फ्लेशन की वजह से, समझ रहे हो? जी हाँ, खैर नहीं चलते, एग्जाम्पल एक ही रहते हैं, प्याज ही रखते, बहुत मजा आता है इसमें। इसी के दाम बहुत सारे, आप सभी मालूम, इमोशनली कनेक्टेड हो। मैं इकोनॉमी में प्याज का एग्जाम्पल लाता हूँ, बच्चे कहते हैं यार सर प्याज का एग्जाम्पल क्यों लाते हो? यार उसके पीछे प्याज जो है, मतलब कांदा वगैरह कहते हैं या फिर आप अनियन कहते हैं,
वो एक कहते हैं कि जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो साल्ट को मीडियम बनाया। क्यों? क्योंकि वो सभी अमीर गरीब मध्यम वर्ग सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इमोशनल फैक्टर था। तो इसीलिए इकोनॉमी में जब हम प्याज की बात करें तो आपको मालूम होगा, हाँ सर अभी न्यूज में तो बहुत था, प्याज बहुत दाम बढ़ रहा था, ठीक है। तो प्याज हमारे इमोशंस को टच करता है। तो ये जो हमारा अनियन है इसका प्राइस बढ़ रहा है, अब 40 रुपए से वो 80 रुपए की ओर बढ़ रहा है। तो मतलब सस्टेन्ड इंक्रीज, लगातार बढ़ता जा रहा है, सडन नहीं, सस्टेन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। क्लियर है? उस सिचुएशन को, स्थिति को हम कहेंगे इन्फ्लेशन। अब आप मान लो कि कभी वो 40 रुपए से कभी डिमांड ना होने की वजह से 20 रुपए में चला गया। आपने देखा होगा कई बार किसानों को नुकसान भी होता है, उनकी फसल का वो भी पैसा नहीं मिलता जो लागत है। मतलब मान लो 40 रुपए तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन 40 से 20 रुपए हो गया। अब 20 रुपए से बढ़ रहा है 30 हो गया, तुम बोलो ये इन्फ्लेशन है? नहीं, इन्फ्लेशन बेस एक्चुअल जो बेस जनरल प्राइस लेवल है उसमें बढ़ना चाहिए, जो उसका सामान्य मूल्य है उसमें बढ़ना चाहिए, जनरल प्राइस पे, ना कि कम होके बढ़ रहा तो इन्फ्लेशन है। वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए चार्ट लेकर आया हूं प्रिपेयर करके बहुत अच्छे से, और उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, यहां पे सबसे पहले ये बात करता है ग्रेजुअल राइज की, ठीक है। हाँ, नॉट अ सडन राइज, अचानक नहीं, सडन राइज जो होगा ना वो तो बेस इफेक्ट होगा, ये ग्रेजुअल राइज की बात करेगा। दूसरा, गुड्स एंड सर्विस हैव टू बी रेफर्ड, और इसमें जब हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस को रेफर किया जाता है, मतलब सेलेक्टेड आइटम्स, ठीक है। हमारे यहां पे लिख देता हूं सेलेक्टेड आइटम्स। क्लियर है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उस पे मेजर करते हैं। एंड टेक्स ईयर टू जज, ठीक है, इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये यो हनी सिंह नहीं है, YOY, यो हनी सिंह नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस। जी हाँ, कहने का मतलब जब इन्फ्लेशन मेजर होता है तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस होता है, पिछले वर्ष के मूल्यों के आधार पर इसको निकाला जाता है। देखिए यहां पे ये सारे डायग्राम क्यों बनाए गए, क्योंकि ये आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं और बहुत जरूरी है समझना। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुअल राइज नॉट अ सडन राइज, याद रखेंगे। गुड्स और सर्विस रेफर्ड होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं, ये होल इकोनॉमी का गुड्स एंड सर्विस नहीं कवर करता, इसकी भी लिमिटेशन है। इसके लिए WPI CPI में बास्केट बनाए गए हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स को ही ये देखते हैं जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें अगर प्राइस राइज होगा तो इकोनॉमी पे बैड इंपैक्ट पड़ेगा, तो उन पे देखते हैं। क्लियर है? जी हाँ। अब पता चले ज्वेलरी पे देख रहे, क्या मतलब यार ज्वेलरी पे बढ़ रहा, अमीर लोगों के शौक है यार, पहले खाने की बात करो, ठीक है, दूध रोटी की बात करो, उस पे बात करेंगे, ठीक है। जी हाँ, आगे देखेंगे। टेक्स ईयर, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन जज होता है, क्लियर है, और उसमें जो ग्रेजुअल राइज होता है उसके बेस प्राइस में, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? जी हाँ, आगे देखते हैं। आगे आता है कि इन्फ्लेशन रिडक्शन इन परचेजिंग पावर। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है कि सर ये रिडक्शन इन परचेजिंग पावर, इज इट ट्रू? क्या ये सच में ये सत्य है? क्या मतलब रियलिटी है ये कि परचेजिंग पावर रिड्यूस करेगी ऑलवेज? तो चलो देख लेते हैं भाई, करेगी कि नहीं करेगी। देखो सबसे पहले नोट्स पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि रिडक्शन इन परचेजिंग पावर रिफ्लेक्ट अ रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे एग्जाम्पल से समझेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो, इट रिफ्लेक्ट्स रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर, ठीक है, ऑफ मनी। जब भी इन्फ्लेशन आता है ऐसा होता है, क्यों? एक एग्जाम्पल समझ लें। मान लीजिए कि मिस्टर जॉन हैं, उन्होंने 10 लीटर पेट्रोल लिया जो कि 75 रुपीज पे था, इंडियन ऑयल से लिया। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद, जो पेट्रोल का प्राइस था वो बढ़ गया, 80 रुपए हो गया। नाउ जॉन कैन परचेज ओनली 9.38 लीटर पेट्रोल फ्रॉम द रुपीज ऑफ 750। क्लियर है? बट 1 मंथ बिफोर ही कुड बाई 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। समझ में आ रहा है? अगर 10 लीटर ऑफ पेट्रोल का प्राइस जो है 75 रुपीज, ठीक है, इंडियन मतलब है पर लीटर है, तो 10 लीटर अगर जॉन ने लिया होता एक महीने पहले तो उसे 750 मतलब कितने का पड़ता, ठीक है, सॉरी 75 के हिसाब से कितने का पड़ता, देख लो एक सेकेंड। 75 के हिसाब से 750 का पड़ता,
लेकिन जॉन ने बाद में लिया, 1 महीने बाद लिया, तो फिर वो जो प्राइस था वो काफी बढ़ गया, 80 रुपीज का हो गया। तो अब अगर जॉन के पास में 750 रुपए वो देता है और कहता है हमें 10 लीटर दे दो, नहीं मिलेगा, अब हम उसे केवल 9.38 देंगे, क्योंकि अब 10 लीटर का प्राइस 80 रुपीज के बराबर में 800 रुपए के करीब पहुंच गया है। अब उसे हम 750 रुपए में केवल 9 लीटर, ठीक है 9.38 लीटर ही उसको दे पाएंगे। ठीक है, 9 लीटर 380 जो कहते हैं ना कि ग्राम है, उतना दे पाएंगे। क्लियर है? हाँ, 9.38 लीटर बोल सकते हैं, इतना ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो परचेजिंग पावर लॉस हुआ। मतलब जो चीज वो 750 रुपीज में 10 लीटर पा सकता था, नाउ ही विल गेट ओनली 9.38 लीटर इन 750। इट विल शो द रिडक्शन इन परचेजिंग पावर। क्लियर? तो ये तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल हुआ। ठीक है, जॉन का लॉस ने हमें कुछ सिखा दिया कि रिडक्शन इन परचेजिंग पावर कैसे होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। हेंस परचेजिंग पावर ऑफ मनी 750 रिड्यूस, मतलब 750 रिड्यूस हो गई है, और उसका कारण क्या है? वो कारण है इन्फ्लेशन, मतलब ये राक्षस। ठीक है, हाँ, इसका कारण है। ठीक है, इसके कारण इन्फ्लेशन क्या हो गया है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जॉन के पास में जो 750 रुपए थे, बेचारे जॉन को 9.38 लीटर ही पेट्रोल मिलेगा। ये उसके पीछे कारण है। आगे देखेंगे, इन्फ्लेशन विल ऑलवेज रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी अनलेस इंटरेस्ट रेट आर हायर देन द इन्फ्लेशन। अब एक नीचे वाली लाइन जो है ना, ये दिमाग को घुमा देगी। जी हाँ, याद रखेंगे, याद रखेंगे एक अपने माइंड में कि इन्फ्लेशन रेट जो है, मतलब रिडक्शन इन परचेजिंग पावर, रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ठीक है, जो परचेजिंग पावर में रिडक्शन है, ठीक है, वो कब होगी? ठीक है, ओनली व्हेन ठीक है, जब इन्फ्लेशन रेट इज मैक्सिमम देन द इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, हाँ, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, ब्याज दर। ठीक है, और याद रखेंगे, ठीक है, रिडक्शन इन परचेजिंग पावर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? नो चेंज इन परचेजिंग पावर, नो चेंज इन परचेजिंग पावर, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इफ इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, अगर ये दोनों बराबर होगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, ठीक है, ये कब होगा? जब हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कम रहेगा, और हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा। आप बोलोगे कि सर क्या घुमा रहे हो सर, आओ एग्जाम्पल से समझ लो। इकोनॉमी पूरा गेम ही एग्जाम्पल का है, जितना एग्जाम्पल समझेंगे उतना समझ में आएगा। देखो, रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ओनली व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन द इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में 10,000 रुपए हैं, मेरा एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है वॉशिंग मशीन का। ठीक है, 10,000 रुपए, मुझे 10,000 रुपए में वॉशिंग मशीन परचेज करना है। मैंने वो 10,000 रुपए अपने घर में रख दिए या बैंक में जमा कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो 10,000 रुपए, मतलब मान लो घर में ही रख दिए, पहला एग्जाम्पल घर में रखते हैं, 10,000 रुपए रख दिए। मैंने कहा 6 महीने बाद भाई मैं वॉशिंग मशीन खरीदूंगा। ठीक है, और 10,000 की आ रही थी, मैं मार्केट में देख के भी आ गया, फोटो भी खींच लाया। ठीक है, फोटो प्रिंट भी करा लिया, प्रिंटर में सामने दीवार पे लगा दी, यही वॉशिंग मशीन भाई चाहिए मेरे को, 10,000 रुपए में यही चाहिए। फिर मैं 6 महीने बाद गया फोटो लेके, मैंने कहा भाई साहब ये वॉशिंग मशीन दिखा दो। भाई साहब ने बोला अरे वाह क्या शिद्दत के साथ में वॉशिंग मशीन से मोहब्बत। हमने कहा बस वही बचा है मोहब्बत करने को। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन जब उसने दिया तो उसमें देखा मैंने प्राइस की सर लिखा हुआ था 12,000। समझ नहीं रहे हो, 6 महीने से मोहब्बत थी वॉशिंग मशीन से, अचानक से दिल टूट गया। 12,000 रुपए
हम तो 10,000 बचा के रखे थे कि 6 महीने बाद वॉशिंग मशीन लेंगे तो यही लेंगे, फोटो तक सजा के रखी थी। 2,000 रुपये ज्यादा हो गए। अरे भाई अब क्या करें यार, बड़ा इशू आ गया। अब 2,000 रुपये कम पड़ गए। कहने का मतलब जो 10,000 रुपये में वॉशिंग मशीन मिल सकती थी, ड्यू टू इन्फ्लेशन वॉशिंग मशीन का प्राइस बढ़ गया। अब मुझे वो 10,000 रुपये में नहीं मिलेगी। कहने का मतलब मेरी परचेजिंग पावर लो हो गई। मतलब 10,000 की जो परचेजिंग पावर उस समय थी अब वो कम हो गई है। अब मुझे 12,000 चाहिए फॉर द सेम गुड्स। अब ये पहला एग्जांपल हुआ। अब इसमें तो आपको पता चल गया रिडक्शन, ठीक है। अब जब समझेंगे इसमें इंटरेस्ट रेट का गेम डालते हैं। मैंने 10,000 रुपये था ना वो घर में नहीं रखे, वो मैंने फलाना धमाका बैंक में डाल दिए। जो हमारा फलाना धमाका बैंक था उसने मेरे 10,000 रुपये रख लिए अपने पास। अब मैंने 6 महीने बाद बैंक गया, मैंने कहा भाई साहब मेरा वो पैसा चाहिए, ठीक है मैं जा रहा हूँ आज वॉशिंग मशीन खरीदना। उसको भी फोटो दिखाया, वो भी सोचा कि आज भी पागल आदमी है, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मोहब्बत में हर आदमी पागल होता है, हम भी वॉशिंग मशीन में ही पागल हैं। 10,000 रुपये की जगह उसने मुझे इंटरेस्ट के साथ में 12,000 दिए। अब उसने 12,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ में दिए, मतलब मुझे कितना ब्याज दिया होगा 20%। 2,000 रुपये ब्याज दिए ना 10,000 का, तो 20% ब्याज दिया। अब 20% ब्याज लेने के बाद में जो हमारा जो प्राइस था उसका 12,000 रुपये हो गया। 12,000 मेरे पास में आ गए बैंक से। मैं जब गया तो उसने बोला सर 12,000। मैंने कहा अरे वाह 10,000 की थी 12 हो गई, कोई बात नहीं मेरे पास भी लो और वॉशिंग मशीन पैक कर दो। ये दूसरी कंडीशन आती है, नो चेंज इन परचेजिंग पावर बिकॉज इंटरेस्ट रेट भी, मतलब इन्फ्लेशन रेट जो था वो भी 20% था, क्योंकि वॉशिंग मशीन 10 से 12,000 हो गई। और बैंक ने भी हमें 20% इंटरेस्ट रेट दिया, ठीक है 20%, तो 20% बराबर हो गया, मतलब नो चेंज, ये आ गया। अब मान लो बैंक ने मुझे अगर ब्याज 1,000 रुपये दिया होता तब तो मुझे लॉस होता, क्योंकि वॉशिंग मशीन थी, इन्फ्लेशन रेट 20% है, मान लो इंटरेस्ट रेट 10% है, तो बैंक से मुझे 11,000 मिलता 11 के, और वॉशिंग मशीन है 12 के की 12,000 की, और मुझे मिलता है 11 के मतलब 11,000। अब मुझे 1,000 और जुगाड़ करने पड़ते, मतलब मेरी उस मनी की परचेजिंग पावर वो नहीं रह गई। क्लियर। थर्ड कंडीशन देख लो, मान लो बैंक ने मुझे दे दिया ब्याज, ठीक है 20%, 12,000 रुपए। क्लियर। और इन्फ्लेशन केवल 10% बढ़ा था, वॉशिंग मशीन केवल 11,000 की हुई। मैं गया फोटो दिखाया, बोला भाई साहब ये वॉशिंग मशीन है लेकिन अब 10 की नहीं है 11,000 की। मैंने कहा कोई बात नहीं दे दो, मेरे पास 1,000 रुपये ज्यादा है, ठीक है 1,000 में तो मैं पूरी पार्टी करूंगा वॉशिंग मशीन लाने के चक्कर में, ठीक है जी हाँ। तो ये मेरे पास में पैसे ज्यादा बचेंगे। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट के साथ इंटरेस्ट रेट बहुत मैटर करता है। परचेजिंग पावर का रिडक्शन तभी आएगा जब इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे एक खास मेथड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसमें हम मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% के बीच में रखते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा हमें फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है उसके आसपास में, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इकोनॉमी को नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइड टू लाइक बैंड विद द इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 2 to 6%, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। वी विल डिस्कस ऑन दैट, ठीक है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कहां भागे जा रहे हैं हम और कहां भागे जा रहे हो आप। चलो वो तो रही बात इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या है, परचेजिंग पावर का रिडक्शन क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है बच्चों की इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, 4 चीजें आ गई। देख रहे हो तुम भी ऐसा ही कर रहे होगे, अरे यार ये क्या यार, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो ठीक है यार, ये कहाँ से ले आया यार इतना। यार डिस्कस तो करना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा, ठीक है जी हाँ। देखो कैसे इन्फ्लेशन, ठीक है फॉर एग्जांपल देखते हैं, इट इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ये सस्टेन्ड इंक्रीज है, ये डेफिनेशन ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस की। मतलब ये जो है ना ये जनरल प्राइस लेवल है, ये लाइन ये जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है ये वाली लाइन, ओके हाँ। अब अगर यहां से कोई गुड्स महंगा होता है तो इन्फ्लेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल किसी गुड्स का जनरल प्राइस 40 रुपए और अभी वो 80 रुपए हो गया, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। सस्टेन्ड है ना बेटा, इसलिए 3 बार बोला बढ़ गया, हाँ ग्रेजुअल है, तो इसे इन्फ्लेशन कहेंगे, मुद्रास्फीति। अब मान लो कि किसी चीज का आप वो कॉज बाद में देखेंगे क्यों बढ़ा, साफ सब यही नहीं देख लेना है, कॉज देखेंगे बाद में क्यों बढ़ा, और दूसरा देखेंगे यही जनरल प्राइस लेवल अगर कम हुआ 40 रुपए से वो चीज 20 रुपए की हो गई, 10 रुपए की होगी, मान लो नीचे आ गई, कोई मांग गई, कोई खरीद ही नहीं रहा था, 10 रुपए की हो गई। अब ये जो प्राइस गिरा ना 10 रुपए,
ठीक है, 10 रुपये जो प्राइस नीचे आया उसको उधर लिख देता हूं ताकि सब सेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो इसका जो प्राइस है ना वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे 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 10 रुपये पे आ गया। ये नीचे तो 0 शो करेगा, ये 10 रुपये पे आ गया यहाँ पे मान लो। अब कोई चीज 40 रुपये से 10 रुपये की हो गई, जनरल फॉल इन द प्राइस। ठीक है, फॉल इन जनरल प्राइस। अगर जनरल प्राइस में फॉल होगा इट इज अ सस्टेन्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। सस्टेन्ड डिक्रीज, धीरे धीरे प्राइस कम हो रहा है, तो इस सिचुएशन को डिफ्लेशन कहेंगे। ठीक है, हाँ अस्फीति, डिफ्लेशन। क्लियर। अब आगे देखेंगे बच्चों, अब ये दो चीजें क्या हैं। अब देखो एग्जांपल लो, अब अगर कोई चीज 80 रुपए की है, अब गवर्नमेंट ने अपना मेथड लगाया, वो कंट्रोल होते वो चीज पहुंच गई कहां पे, 60 रुपए। या 60 रुपए आ तो गई 80 रुपए से, लेकिन क्या 60 रुपए आ गई तो क्या इन्फ्लेशन खत्म? कोई चीज 80 से 60 आ रही है, इन्फ्लेशन खत्म नहीं। ये आप देखोगे प्राइस 80 रुपए था, अभी आपको न्यूज आया कि 80 रुपए का प्याज था। ठीक है, पूछता है भारत ये 80 रुपए का प्याज 60 रुपए में किसने किया? तुमको लगेगा अरे यार प्याज 80 से 60 हो गया, कम हो गया, डिफ्लेशन आ गया। नहीं, डिफ्लेशन तब होगा जब ये लाइन क्रॉस करेगा बेस जनरल प्राइस, बेस प्राइस को। ये 40 से नीचे जाएगा तब आएगा, अभी नहीं 40 से ऊपर है तो नहीं होगा। अभी भी ये जो कंडीशन है वहां इन्फ्लेशन है, लेकिन देयर इज समथिंग चेंज। व्हाट? अगर 40 रुपए का गुड्स 80 रुपए का हो गया तो क्या हम ये कह सकते हैं 100% राइज इन द प्राइस? 100% राइज मतलब इन्फ्लेशन 100% है। जी हाँ, क्योंकि 40 रुपए चीज बिल्कुल दुगनी हो गई 80 रुपए की, 40 रुपए मूल्य बढ़ गए, मतलब 100% राइज है। अच्छा आगे देखेंगे, अभी 80 वाली चीज 60 रुपए की आ गई। ठीक है, अब 60 रुपए की आ गई तो पहले जो 80 रुपए की थी अब 60 रुपए की आ गई। अभी भी इन्फ्लेशन कितना होगा? अभी भी 20 रुपए इन्फ्लेशन है, मतलब 50% इन्फ्लेशन है। तो 50% इन्फ्लेशन क्या हुआ? कम हुआ। तो जब इन्फ्लेशन रेट 50% कम हो, देखो डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन पहले 100% था वही इन्फ्लेशन कम होके कितने पे आ गया? देखो वही इन्फ्लेशन कम होके कितने पे आ गया? 50% पे। तो जो पहले 100% पे इन्फ्लेशन था अब कम होके 50% आ गया, तो डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम होगा, इट इज नोन एज द डिसइन्फ्लेशन। क्लियर है? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिफ्लेशन। व्हाट इज रिफ्लेशन? रिफ्लेशन बस यहीं पे ये है, अगर कोई चीज 40 रुपए की थी वो 10 रुपए की हो गई, इसका मतलब उसकी प्राइस में अगर आप देखोगे 75% का फॉल आया है। कितने परसेंट का? 75, क्योंकि अभी 10 रुपए का है ही, 25% प्राइस बची हुई है, 75 का फॉल आया है। ठीक है, अब अगर मान लो कि यही चीज आकर हो जाती है 30 रुपए की, अब कितना फॉल है? अब तो केवल 10 ही रुपए का फॉल है ना, मतलब 25% का। तो अगर अच्छा ये परसेंट लग गया, 30 रुपए मान लो, ठीक है 30 रुपए की हो जाती है। तो अगर ये 30 रुपए होगी मतलब कोई चीज 10 रुपए से 30 रुपए हो गई। अब आपको पता चला न्यूज में पूछता है भारत 10 रुपए का प्याज हो रहा है 30 रुपए का, कौन कर रहा है? तो तुम्हें लगेगा महंगाई बढ़ रही है। नहीं, महंगाई तब बढ़ेगी जब ये 40 के ऊपर जाएगा, अभी वो 40 के नीचे ही है, अभी वो डिफ्लेशन के फेज में ही है। बस डिफ्लेशन का रेट कम हुआ है, क्योंकि जो डिफ्लेशन 75% था अब वो कम होके केवल रह गया 25%। तो अब 75 से कम होके 25 पहुंच गया है। डिफ्लेशन रेट 75% था, अब केवल 25% बचा। कहने का मतलब डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन इज कॉल्ड रिफ्लेशन। ठीक है, डिक्रीज इन द डिक्लाइन इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन इज कॉल्ड रिफ्लेशन। कैसे होगा? गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, दूसरे उपाय करेगी, लोगों की डिमांड बढ़ाएगी, ठीक है इंफ्रा डेवलप करेगी, खर्च करेगी, तो फिर मांग होने लगेगी तो प्राइस बढ़ने लगेगा, अब जनरल प्राइस पे आ जाएगा। और अगर मान लो बहुत प्राइस है तो सरकार मौद्रिक नीति लेकर आएगी, आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी लेकर आएगी, लोगों की डिमांड को कंट्रोल करेगी, कम नहीं करेगी, मतलब खत्म नहीं करेगी, कंट्रोल करेगी, कम करके लेके आएगी, ताकि जो इन्फ्लेशन होगा उसको कंट्रोल करे। तो उस सिचुएशन में डिसइन्फ्लेशन होगा। डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन नोन एज डिसइन्फ्लेशन, डिक्लाइन इन द रेट ऑफ कहते हैं डिफ्लेशन इज नोन एज रिफ्लेशन। तो आई होप आपको ये चारों टॉपिक आपको क्लियर हो गए, दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। विद द ग्राफ समझाया भाई साहब, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। मजा तभी तो आएगा
जब ऐसे समझ में आएगा। क्लियर? जी हाँ। चलो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि भाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा तो बेनिफिट और लॉस किसको होता है। यहाँ पे एक मेजर है, आगे हम देखेंगे कि मेरे पास चार्ट है, आपको नोट्स में मिलेगा, मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा किसको लॉस होगा इन्फ्लेशन में, किसको प्रॉफिट होगा। सबसे पहले देख लेते हैं बेनिफिट और लॉस। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेशन प्रोवाइड बेनिफिट टू द डेटर्स एंड लॉस टू क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स एंड डिवेंचर एंड बॉन्ड होल्डर। ठीक है, और डेटर्स। पहले डेटर और क्रेडिटर कौन होता है उसके बारे में देख लें। भाई साहब, मैंने किसी से उधार लिया तो मैं डेटर हो गया। ठीक है, और मैंने अगर किसी को उधार दिया तो मैं क्रेडिटर हो गया। मतलब मुझे अब उससे पैसे लेने, क्रेडिट करना है अपने पास, क्योंकि मैंने दे रखे हैं। और डेटर, मैंने किसी से ले रखे हैं तो आई हैव टू पे, फ्यूचर वाली कंडीशन पे होता है ये। तो डेटर मतलब डेट, जिसके पास है लोन, जिसको लोन चुकाना है, डेटर। और मेरे पास में पैसा जो है मैंने किसी को दे रखा है तो लेना है तो क्रेडिटर। याद रखेंगे वो सभी चीजें जहां पर एक व्यक्ति जिसको पैसा देना है, जब उसने पैसा लिया था तब इन्फ्लेशन नॉर्मल था, इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब उसे पैसा वापस करना है, उसे प्रॉफिट होगा। और जिसको पैसा लेना है, उसने जब पैसा दिया था तब इन्फ्लेशन कंट्रोल था, और जब 6 महीने बाद वो पैसा वापस उस व्यक्ति से लेने का आ गया टाइम, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो उसको लॉस होगा। कैसे? पहले एक एग्जांपल देखो, फिर मैं दूसरे और एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल वही जॉन को ले आते हैं, अपना जॉन भाई बहुत खुश है। जॉन ने 10 लीटर का पेट्रोल लिया 75 रुपीज में पर लीटर। ये पर का साइन है, @ 75 रुपीज पर लीटर पे 10 लीटर पेट्रोल लिया इंडियन ऑयल से। बोला कि भाई साहब ये पेट्रोल मुझे 1 मंथ क्रेडिट पे दो, इसका पैसा अगले महीने देंगे। कुछ जुगाड़ उगाड़ हुआ होगा इनका। ठीक है, जी हाँ, कुछ जुगाड़ होगा इनका, इनको दे दिया 1 महीने के लिए। अब जब दिया तो 10 लीटर पेट्रोल 75 के हिसाब से वही 750 रुपीज जॉन को देने थे आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ की क्रेडिट पे आफ्टर 1 मंथ देने थे। नाउ जॉन इज अ डेटर, क्योंकि उसे बाद में पैसे देने हैं। जॉन के पास डेट है, लोन है, एक हिसाब से कर्जा है, तो डेटर हो गया। इन द बुक्स ऑफ द इंडियन ऑयल की बुक्स में ये डेटर हो गया, और 750 रुपए का। और इंडियन ऑयल जो है वो क्रेडिटर हो गया जॉन की बुक में। जॉन के पास में नोट आ गया कि भाई इसको 750 1 महीने बाद देने हैं। अब मान लो कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, आफ्टर 1 मंथ जो पेट्रोल का प्राइस है वो 80 रुपए हो गया। अब आफ्टर 1 मंथ पेट्रोल का प्राइस 80 रुपए हो गया, तो अब 10 लीटर पेट्रोल 80 रुपए के हिसाब से अगर जोड़ो तो 800 हुआ। मान लो जब इसने पेट्रोल लिया था, ये था 1 जनवरी, अब बोला था आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ, लाइक 1 फेब को पे करेंगे। 1 फेब को हम आपको पैसा दे देंगे 1 महीने बाद, ये बात हो गई थी। लेकिन 1 फेब को उतने ही तेल का प्राइस है 800 रुपए। लेकिन क्योंकि 750 में बात हुई थी, वो 750 देगा, तो अगर जॉन 1 फरवरी को इनसे तेल लेता तो इन्हें 50 रुपए ज्यादा मिलते, और जॉन को 50 रुपए ज्यादा देना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये उधार पे जॉन डेटर है, तो जॉन को यहां पे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने 1 महीने बाद पैसा दिया तब भी उसे 75 रुपए देने पड़े पर लीटर के, और इनको लॉस हुआ क्योंकि इनको जो 1 महीने बाद पैसा आ रहा है, ठीक है, उस समय तेल की कीमत 80 रुपए हो गई है, इनको 50 रुपए लॉस हुआ। दिस इज कॉल्ड कि डेटर जो होगा उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, बाकी को लॉस होगा, मतलब क्रेडिटर को। अब यहां पे 2 नाम और है, डिबेंचर और बॉन्ड होल्डर। डिबेंचर, हमने किसी कंपनी को लोन दिया था, लोन नहीं दे दिया था, लोन दे दिया था, लोन दे दिया था, किसी कंपनी को पैसे दिए तो उसने हमें डिबेंचर दिए कि भाई ये डिबेंचर ले लो, इस पर 10% की बात हुई है, 5% की बात हुई है, ये तुम्हारे 1000 रुपए मतलब 100 रुपए ले लो, 5% के साथ 105 रुपए हम आपको रिटर्न करेंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच। अचानक इन्फ्लेशन आ गया, अब वो 100 रुपए से मैं अगर उस समय कोई गुड्स खरीदता तो वही गुड्स अभी 10% इन्फ्लेशन होने के कारण 110 का मिल रहा है। अब जब मेरे पास वो 100 रुपए 105 भी आते हैं ना, तब भी मैं वो पर्टिकुलर गुड्स नहीं खरीद पा रहा हूं। मान लो वही वॉशिंग मशीन मेरे को 10,000 रुपए की लेनी थी, मैंने नहीं खरीदा, कोई डिबेंचर ले लिया, बोला बाद में लेंगे। डिबेंचर वाले ने बोला कि भाई देखो ये जो 10,000 रुपए की वॉशिंग मशीन है ना, मतलब ये जो पैसे आपने दिए इस पे हम आपको 11,000 देंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच। 6 महीने बाद जब पैसे आते मेरे पास में, तो पता चलता है कि इन्फ्लेशन 20% था और मुझे केवल 10% का गेन हुआ,
10% तो अभी भी मैं लॉस में हूँ। 12,000 की वॉशिंग मशीन हो गई है, 11,000 मेरे पास है, 1,000 रुपये का यार भाई साहब यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गए हम। इस कंडीशन में बॉन्ड होल्डर जो है और या फिर ये लोग हैं, ये सिचुएशन में, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में क्रेडिटर हमेशा लॉस खा जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन में, और जो डेटर होता है उसको प्रॉफिट होता है। ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आपसे कभी पूछे कि इसको लॉस होगा, इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो वहां पे सोच लेना कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, उसकी सिचुएशन रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इंडिया में जो मेजरमेंट होता है इन्फ्लेशन का, उसके लिए दो इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, एक है सीपीआई, दूसरा है डब्ल्यूपीआई। हम लोग आगे और भी इंडेक्स की बात करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है अभी मैंने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट में इंडिकेटर काफी कुछ कराए। देन वी आल्सो गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा और कौन से इंडिकेटर वो भी देखेंगे। चलो अब यहां तो होगी जनरल लेवल डिस्कशन की इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन में रिडक्शन ऑफ परचेजिंग पावर क्या है, उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आता है क्वेश्चन हमारे सामने, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आखिर ये जो इन्फ्लेशन है इसका कारण क्या है, कॉज क्या है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे कॉज की बात करूं, कारण की बात करूं, तो इसमें 3 कारण हैं, मतलब मुख्य रूप से 2 कारण है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। तो पहले ये 2 देख लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड पुल कर रही है, पुल खींचना, मतलब यहां पे प्राइस जो राइज हो रहा है ना, डिमांड की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, मान लो आप ऑफलाइन क्लास में हो, फील कर लो यार 2 मिनट के लिए, आप ऑफलाइन क्लास में हो, मैंने आपसे बोला कल ये बुक कोई अगर नहीं लेकर आएगा तो क्लास में नहीं आएगा, ये बुक लेके आना जरूरी है, ना फिर आपकी पूरी हफ्ते क्लास हम आपको क्लास में नहीं बैठाएंगे। बोला बुक तो खरीद के लेके जाना है क्योंकि क्लास बहुत जरूरी है, 28 मई को पेपर है। बुक स्टोर पे गए आप, क्लास में 50 लोग थे, 50 लोग गए, बुक स्टोर के पास में 25 किताब है, उसने देखा अचानक इतनी भीड़ इस बुक के लिए, तो मेरे पास 25 है, खरीदने वाले 50 है, उसने दिमाग लगा लिया। अच्छा बोला देखो यार बुक तो मेरे पास है यार, लेकिन बहुत डिमांड है मार्केट में, भले ही नहीं होगी लेकिन अभी वो देख लिया सामने डिमांड, दैट्स वाई 200 रुपए की बुक है लेकिन अभी मैं 300 का दे रहा हूँ। अब उसमें से कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं मेरे को तो 350 का भी दो तो चलेगा क्योंकि कल क्लास जाना है। तो अब क्या होता है, डिमांड बढ़ने की वजह से जो सप्लायर है प्राइस बढ़ा देता है। तो ऐसे इन्फ्लेशन, मतलब ऐसे जो कारण होते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के, उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस ओवरटेक्स एग्रीगेट सप्लाई। अगर टोटल डिमांड टोटल सप्लाई से ज्यादा हो जाए, 25 किताबें थी, 50 लोग खरीद रहे हैं, टोटल सप्लाई 25 है, टोटल डिमांड 50 है, जब ज्यादा हो जाए इस सिचुएशन में सेलर जो है मीट सच एन इंक्रीज विथ मोर सप्लाई, ठीक है, क्लियर है। और जो सेलर है वो क्या करना चाहेगा, सप्लाई को बढ़ाना चाहेगा। अब अगर मान लो सप्लाई नहीं है, उसको पता चला सप्लाई है ही नहीं, बुक तो इतनी अवेलेबल है ही नहीं, सप्लाई इज अनअवेलेबल, तो सेलर रेज देयर प्राइस, तो सेलर क्या करेगा, उसका प्राइस बढ़ा देगा, उसको भी तो कमाना है, तो वो अपना प्राइस बढ़ा देगा, और जो यही प्राइस बढ़ाएगा इसी को हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसी को हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्लियर है। तो ये आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। सेकेंड है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को, कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड जिस पे रेंट देना होता है, लेबर जिसको हमें वेज देना होता है, ठीक है, लैंड लेबर। उसके बाद फिर द नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैपिटल जिस पे इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है, फिर इंटरप्रेन्योर जिसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। देखते हैं अगर मान लीजिए कि उसको उस खास चीज़ को प्रोड्यूस करने में फैक्टर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, मजदूरी बढ़ गई, रेंट बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, मतलब सप्लाई साइड से, मतलब उस गुड्स की कॉस्ट में, गुड्स अभी फैक्ट्री के गेट के अंदर है, इनकी कॉस्ट में प्राइस राइज होने के कारण ये बाहर निकलते हैं, इनकी प्राइस और बढ़ जाती है। तो ऐसी इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश कहेंगे जहां डिमांड कारण नहीं है, डिमांड तो उतनी ही है, लेकिन क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, ड्यू टू इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस,
तेल काफी महंगा हो गया है, अब ऑयल महंगा होगा तो हर चीज तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन से आती है, किराया बढ़ जाएगा। आप भी अगर बस में सर्विस लेने जाओगे, बस वाला कहेगा भाई साहब पहले 10 रुपए किराया लगता था, 12 रुपए लगेगा। हम बोलेंगे अरे भाई क्यों, हम अकड़ जाएंगे, अरे क्यों 12 रुपए लगेगा, हम से लोगे 12 रुपए। बोले भाई साहब तेल के दाम बढ़ गए, 2 रुपए ज्यादा दे दो, ठीक है, देना पड़ेगा क्योंकि ऑयल के प्राइस क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो जब किसी चीज में, किसी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के टाइम उसकी कॉस्ट में जब प्राइस इंक्रीज होता है तो फिर उसकी वजह से जो फाइनल प्राइस राइज होता है उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं। पहाड़ी एरियो पे जब भी आप जाते हो, हिल स्टेशन पे चीजें महंगी मिलती हैं, क्यों? वहां ट्रेन नहीं जा पाती है, वहां पे रोडवे ट्रांसपोर्ट होता है। जहां तक ट्रेन जाती है तो ट्रेन चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, शिप है चीपेस्ट, फिर ट्रेन है। ट्रेन में चीजें अगर मान लो कि भाई मैं जिस शहर में रहता हूँ वहां पे ट्रेन बहुत अच्छा स्टेशन है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रेन आएगी सामान रख के चली जाएगी, मेरे ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वहीं मेरे पास में हिल स्टेशन शुरू हो जाता है, उस हिल स्टेशन पे ले जाने के लिए सामान मुझे ट्रांसपोर्टेशन बस ट्रक का किराया देना पड़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब उसका किराया बढ़ जाएगा तो वही राइज हो जाएगा, और वही जो प्राइस राइज है वही प्राइस राइज आगे जाके क्या करेगा, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि वहां तक रेलवे नहीं थी, हमें ट्रक पे भेजना पड़ा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अमेरिका जैसे देशों में एक जो ट्रक है वो एक दिन में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, बहुत अच्छी रोड है, एक्सप्रेस वे है। इंडिया में ट्रक पहले बात तो चली जाए एक दिन में, बहुत बड़ी बात है, तो एक दिन में कहीं 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब वही 500 किलोमीटर के लिए इंडिया में एक ट्रक 2 दिन ले लेगा। और वहीं अमेरिका में वो ट्रक एक्सप्रेस वे जो बहुत ही खाली, वो बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे जहां पे लोग 100 की रफ्तार में, 80 की रफ्तार में चलेंगे। हमारे यहाँ भी डेवलप हो रहा है, बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लेकिन अब बन रहे हैं, पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, अब उसको बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे एक ट्रक 2 दिन लेगा 500 किलोमीटर जाने में, और अमेरिका में 1 दिन। तो अमेरिका में उस ट्रक का जो भाड़ा है, किराया, रेंट, वो 1 दिन का देना पड़ेगा। और अब जो हमारे यहाँ पे जो फ्रेट वहां पे चार्ज होंगे, किराया होगा, वो 1 दिन का देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे आपको किराया, ठीक है, जी हाँ, अब अगर हमारे यहाँ पे किराया आपको 2 दिन का देना पड़ेगा तो चीजें कहाँ महंगी होंगी, हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा किराया 2 दिन का है, उनका किराया 1 दिन का है। क्लियर? तो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे इसकी कॉस्ट बढ़ने के कारण हमारे यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन द ऑयल प्राइस रिजल्टेड इन द हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और जब कॉस्ट बढ़ने के कारण किसी गुड्स का प्राइस बढ़ जाए तो उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ और पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा पॉइंट हमारे सामने आया है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन 2 चीजों से मिलके बना हुआ है। एक है स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन इकोनॉमी रुक चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं, लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी रुक चुकी है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। और दूसरा आ जाता है आपका, ठीक है, इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी में ये दोनों सिचुएशन एक टाइम दिखने हो, हाई इन्फ्लेशन, जब हाई इन्फ्लेशन आ जाता है, लोग खरीदते नहीं है तो कई कंपनी वाले अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं, और बंद कर देते हैं तो बहुत तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है। और बच्चों ये जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पे जो हाई इन्फ्लेशन है, ये दोनों सिचुएशन जब एक साथ आती है तो उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। आइए देखते हैं स्टैगफ्लेशन कैसे होता है। स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। दिख रहा है आपको, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन, दोनों कंडीशन होगी। इट इज एन अननेचुरल सिचुएशन बिकॉज इन्फ्लेशन इज नॉट सपोज टू अकर इन अ वीक इकोनॉमी। ये एक क्या है, अननेचुरल सिचुएशन है, लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी वीक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने के चांस ही नहीं है यार, ठीक है। तो ये अननेचुरल है, भगवान जिसकी किस्मत खराब होगी वहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन अकर साइमल्टेनियसली, जब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन एक साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। टूल्स दैट इज वन प्रॉब्लम मेक द अदर वर्स, ठीक है। अब देखो समझो, ये लाइन बहुत ही खतरनाक है। व्हेन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन अकर साइमल्टेनियसली, टूल्स दैट इज वन प्रॉब्लम मेक द अदर वर्स। अब अगर किसी इकोनॉमी में ये दोनों चीजें एक साथ आ गई तो अगर हम किसी एक को भी कंट्रोल करेंगे तो दूसरे को वर्स बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी एग्जाम्पल लाया हूं आपके लिए
ताकि समझ में आए, वरना फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टैगफ्लेशन तो लोग बता देंगे, बस यही बता के पहली लाइन बता के चले जाते हैं। मैं तो एग्जाम्पल भी लाया हूं यार, देख लो। टू कॉम्बैट रिसेशन आरबीआई रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट। रिसेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर रही है, ठीक है। टू स्टिमुलेट ग्रोथ बट इन केस इंक्रीज इन्फ्लेशन एज बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स विल बी हायर, कॉन्सिक्वेंटली कंज्यूमर्स विल हैव मोर मनी टू स्पेंड। अब देखो देखो पहले नोट्स आप क्लियरली देख लो, मैं हट जाता हूं। देखो पहला पॉइंट देखो, लिखा हुआ है टू कॉम्बैट रिसेशन, रिसेशन को कम करने के लिए आरबीआई रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट। आरबीआई क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है, क्योंकि उस समय रिसेशन आया हुआ था, ठीक है। और जब वो इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है तो उस समय लोगों के पास खूब पैसा आ गया। आरबीआई चाहता था ग्रोथ आ जाए, ठीक है, लेकिन लोगों के पास खूब पैसा आ गया क्योंकि बोरोइंग होगी, बैंक से कम ब्याज दर पे पैसा मिलने लगा, तो हमने सबने बैंक से पैसा लोन ले लिया। अब जब बैंक से पैसा हमने खूब लोन ले लिया तो हमारे पास खूब पैसा आ गया और हम बहुत सारा पैसा क्या करने जा रहे हैं, विल हैव, कंज्यूमर विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, हम बहुत पैसा खर्च करेंगे टू फाइट इन्फ्लेशन। अब जब पैसा हम खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो रिसेशन से बचने के लिए हमने क्या बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन। डिमांड नहीं थी, रिसेशन था, आरबीआई ने लोन सस्ता कर दिया, बैंक में तुमको 2% पे लोन मिलने लगा, तुम तुरंत जाओगे बैंक में लोन लेने, बैंक तुमको लोन देगा। फिर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कंज्यूमर्स विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, खूब पैसा जाएगा, हम सब खूब खर्च करेंगे, शॉपिंग करेंगे, फालतू के खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, और जब डिमांड बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, टू फाइट इन्फ्लेशन, आरबीआई रेजेज इंटरेस्ट रेट। अब इसको कम करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। इट कैन रिड्यूस ग्रोथ एज बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स विल बी लेस, कॉन्सिक्वेंटली कंज्यूमर्स विल हैव लेस मनी टू स्पेंड। अब लोगों के पास कम पैसा होगा क्योंकि बैंक से पैसा मिलना बंद हो गया है, अब वो ग्रोथ को रोक देगा। अब देखेंगे, स्टैगफ्लेशन हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग 1970 व्हेन द कंट्री अंडरवेंट अ रिसेशन। 1970 में यूनाइटेड स्टेट में सेम सिचुएशन आई थी, रिसेशन आया था, बैंक से खूब पैसे दिए गए ताकि इनके पास में ग्रोथ आ जाए, इतनी आ गई कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बैंकों ने क्या किया, लोन महंगा कर दिया। जब महंगा किया तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ वहीं पे स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई। लोगों के पास अब पैसे ही कम है, अब बढ़ा भी नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते। ये तो हुआ कि भाई साहब ना आसमान में ना धरती पर, बीच में अटके हुए, ठीक है। जी हाँ, यही मामला यहां पे आ जाता है, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्यों, अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए बैंक लोन महंगा करेगा, तो फिर जो बाकी प्रोडक्शन होगा वो रुक जाएगा। इकोनॉमी में लोन महंगा हुआ है, पीपल जो है डिमांड करना बंद कर देंगे, अपने पास में कैश रख लेंगे ताकि उस कैश से आगे जाके खर्चा करेंगे, और उस समय जो डिमांड भी यहाँ पे कम हो जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन क्या है, बढ़ा हुआ है, और वहीं पे जो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, गुड्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब लोगों के पास में आगे पैसा भी नहीं होगा उसको और ज्यादा खरीदने के लिए, और कंपनियां शट डाउन होना शुरू होंगी, क्योंकि अब लोगों की डिमांड कम हो गई, क्योंकि आरबीआई ने लोन को महंगा कर दिया है। अब जब लोन महंगा हो गया तो लोग डिमांड करना बंद कर देंगे, वहीं पे हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन की टाइम में स्टैग्नेशन की सिचुएशन आ जाएगी। अभी कंफ्यूजन आएगा आपके मन में कि सर हाई लेवल इन्फ्लेशन है, फिर स्टैग्नेशन क्यों आएगा? जब हाई लेवल, अब जब एक लो लेवल पे होता है तब तक ठीक है, जब प्राइस बहुत बढ़ जाता है ना, ठीक है, तो लोगों की पहुंच, मतलब लोगों की पहुंच सीमित हो जाती है, उतना नहीं खरीद पाते, उस जगह पे कंपनियां क्या होने लगती हैं, धड़ाम से गिरने लगती है, जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट क्राइसिस, मेल्ट डाउन होने लगेगा, तुरंत कंपनियां प्रॉफिट की जगह लॉस में जाने लगेंगी और सब चीज सिचुएशन वर्स हो जाएगी। ऐसी सेम कंडीशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। पहला लाइन हमेशा याद रखना, क्योंकि वो आपका की लाइन है, की पॉइंट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब भाई स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी देख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो स्ट्रक्चर में चेंज आया है। तो देखते हैं एक बार लाइन क्या कहती है। लाइन कह रही है, इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी इज ड्यू टू सप्लाई साइड इशू। जो इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है उसका कारण है सप्लाई साइड इशू, एंड द इनएफिशिएंसीज इनहेरेंट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके कारण से जो हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें इनएफिशिएंसी आ गई है, मतलब ना तो प्रोडक्शन हो पा रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है, सप्लाई साइड इशू है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ एफिशिएंट सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई फसल है, वो कट चुकी है, अब उसको रखने के लिए हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारे यहाँ कोल्ड चैन नहीं है, हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर वैन नहीं है।
जैसे इंडिया जितना भी फल प्रोड्यूस करता है उसका बहुत ज्यादा भाग उसका सड़ जाता है। हमारे यहाँ फल कितना महंगा बिकता है, जाओ खरीदने तो लगता है लोग खून चूस लेंगे, इतना प्राइस बढ़ाते हैं। लेकिन आपको मालूम है इंडिया में उससे ज्यादा फल खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन नहीं है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वैन नहीं है जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। इस सिचुएशन में वो चीजें पोस्ट हार्वेस्ट खराब हो जाती है, और खराब होने की वजह से उनकी सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई मतलब प्रोडक्शन तो हुआ था लेकिन सप्लाई कम हो गई, इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो प्राइस राइज हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा, प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन फार्म गेट एंड कंज्यूमर। अब अगर मान लीजिए कि कोई चीज है वो फैक्ट्री से या फिर डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, फार्म मतलब हमारे खेतों से और फैक्ट्री से जो कंज्यूमर के पास जा रहा है, ठीक है, उसमें अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, दो दो जगह लोग बेच रहे हैं, ठीक है, 10 कड़ी से होके जा रहा है, बार बार ट्रांसपोर्टेशन पे जा रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं। इससे पता चला कि कंज्यूमर तक जाने में उसके प्राइस दुगने बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल, हम जो सब्जियों के दाम हम पे करते हैं, ठीक है, वो हम दुगना पे करते हैं, किसान के जो किसान को मिलता है उससे दुगना या 3 गुना पैसा पे करते हैं, और हमारे तक आने में उसकी क्वालिटी जो है 60% गिर जाती है। तो क्वालिटी भी 60% खराब खा रहे और पैसा भी 3 गुना ज्यादा दे रहे। वहीं पे हमारे यहाँ देखो, यहीं पे ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स क्या कर रहा है, डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चर से आपके पास प्रोवाइड कर रहा है, सस्ता भी दे पा रहा है, क्योंकि रिटेल चेन जो है उसका उसमें इनको बार बार ट्रांसपोर्टेशन, बार बार यहाँ पे होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर फलाने रिटेलर के पास, इसमें बहुत पैसा बढ़ जा रहा है। इसमें आप डायरेक्ट ई कॉमर्स क्या कर रहे हो, वहां से उठा के आपको यहाँ पे दे रहा है, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट है, दिस मीन्स दैट पॉलिसी शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड बट रादर देन ओवरकमिंग कैपेसिटी कंस्टेंट द प्रोडक्टिविटी डेफिशिएंसी, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये लाइन आपको मालूम भी होनी चाहिए। कह रही है, दिस मीन्स दैट पॉलिसी शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड बट रादर ऑन ओवरकमिंग कैपेसिटी कंस्टेंट एंड प्रोडक्टिविटी डेफिशिएंसीज। क्लियर है जी हाँ। तो हमारी जो नीतियां होनी चाहिए वो एग्रीगेट डिमांड पे फोकस ना होकर, ठीक है, बट रादर ऑन हमें ओवरकमिंग कैपेसिटी, हमें इंफ्रा डेवलप करना चाहिए, हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये इंफ्रा में सब आ गया, रोड वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे डेवलप करने चाहिए, हमारे यहाँ पे एक अच्छा सप्लाई चेन मार्केट बनाना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो अननेसेसरी प्राइस राइज होता है उससे बच जाएंगे, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है आपका बेनिंग इन्फ्लेशन। बच्चों, बेनिंग इन्फ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन, बस इसमें नॉर्मल एक ही स्टेटमेंट समझेंगे। आरबीआई ने प्लान बनाया कि वी नीड टू चेंज सम पॉलिसी, हमें ब्याज दरों को घटाना बढ़ाना है। तो हमेशा नहीं घटा बढ़ा सकती, आरबीआई के मन में नहीं है कि रात को उठे, मतलब रात को नींद खुल गई आरबीआई के गवर्नर की, बोला नहीं कल चलते, कल इन्फ्लेशन का रेट, मतलब कल मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर देंगे, मुझे सपना आया ऐसा करो तो अच्छा होगा, या किसी बाबा जी ने बोला। नहीं नहीं नहीं, कोई भी पॉलिसी रेट में चेंज करने से पहले ये लोग चेक करते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन रेट उस दायरे में है, जब ये अगर पॉलिसी चेंज करते हैं तो फिर इन्फ्लेशन रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, उस सिचुएशन को हम कहते हैं बेनिंग इन्फ्लेशन। देखिए अब इसमें लाइन में देख लीजिए, इट मींस इन्फ्लेशन इज मॉडरेट नॉट हार्मफुल। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन जो है मॉडरेट लेवल पे है, नुकसानदायक नहीं है, वो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। इट गिव्स रूम टू आरबीआई टू कट की पॉलिसी रेट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये आरबीआई को रूम देता है, आरबीआई को आरबीआई को स्पेस देता है कि वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो पॉलिसी रेट है उनमें चेंज कर सके, ठीक है। याद रखेंगे, इन्फ्लेशन इज मॉडरेट, ऐसी कंडीशन में जब आरबीआई के द्वारा पॉलिसी चेंज किए जा सकते हैं तो ही आरबीआई करती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बहुत कम हो तो बहुत सडन कोई चेंज नहीं करेगी। पॉलिसी रेट डिसाइडेड जब इन्फ्लेशन मॉडरेट या फिर अंडर कंट्रोल हो, उसी को हम कहते हैं बेनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा फिलिप्स कर्व। बेहतरीन टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फिलिप्स कर्व एंड मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व, दोनों का एग्जांपल दूंगा। देखो एक बार देखो आप, ठीक है। अबाउट इट, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन।
ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है जी हाँ, मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स इट सेज दैट डिक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट में डिक्रीज होता है, कम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉब्स कम हो जाती हैं, क्लियर है, सॉरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब बढ़ जाती है, इंक्रीज इन जॉब्स। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा मतलब बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिल कॉज हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसकी वजह से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा ना वो हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा लोगों की नौकरी लगेगी तो ज्यादा पैसा पाएंगे, सैलरी ज्यादा आएगी तो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। एक गांव में 500 लोग रहते थे, 100 रोजगार करते थे, 400 बेरोजगार थे। अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया उस गांव में, मतलब वहां पे गांव में 300 लोग काम करने लगे, अब 200 ही बेरोजगार बचे। तो 300 काम करने लगे तो पहले 100 काम करते थे, अब 300 काम कर रहे, 200 एक्स्ट्रा के पास में सैलरी आएगी। अब उस गांव के आसपास के मार्केट में उन 200 लोगों का परिवार जाएगा, कहेगा हमारे बच्चे के लिए कपड़ा दे दो, हमको जरा गोभी दे दो, हमको गोभी का फूल का सब्जी बनाना है, कहेगा ना, डिमांड बढ़ाएगा ना। जी हाँ, तो वो डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, वो मांग बढ़ेगी। और बिकॉज एम्प्लॉय विल हैव मोर मनी, ठीक है, टू डिमांड फॉर द गुड्स विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। और यही अगर उल्टा सिचुएशन देखे कि 300 लोग काम कर रहे थे, 100 लोग की नौकरी चलेगी, 200 लोग की, अब 100 ही काम कर रहे हैं तो सैलरी कम होगी, सैलरी कम होगी तो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइस राइज नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और अगर किसी देश में इन्फ्लेशन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये कंडीशन ये बताता है। आगे देखेंगे रीजन क्या है इसके पीछे। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई सैलरी इंक्रीज, बिकॉज एम्प्लॉय विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट न्यू जॉब। ठीक है, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई सैलरी इंक्रीजेस स्लोली, सैलरी इंक्रीजेस स्लोली। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो लोगों के पास में सैलरी बहुत कम बढ़ती है, आप ही को मालूम है। अगर बेरोजगारी बहुत हो, मान लो इस कंडीशन में, आजकल तो ठीक है बढ़िया चल रहा है अपने को ठीक है, बहुत डिमांड है तो भाई सैलरी भी बढ़ती रहती है। अगर मान लो कि डिमांड कम हो गई, ठीक है, लोग आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बच्चे सब बोल रहे हैं हम सेल्फ स्टडी पढ़ लेंगे, हमारे टीचर की डिमांड, हम लोग की डिमांड कम हो गई, तो हमारी कंपनी वाला कहेगा देखो यार तुम्हारे लोग की डिमांड कम है, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, बहुत स्लोली बढ़ेगी, 4-5 साल में बढ़ा देंगे। तो उस जगह पे जब ग्रोथ ही नहीं होगा तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें दूसरी जॉब पकड़ने में भी, दूसरी जॉब लेने में भी टाइम लगेगा, तो उस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पैसे कम होंगे, हम कम खर्च करेंगे। और वहीं पे व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, ठीक है, सैलरी इंक्रीजेज रैपिडली। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं। ठीक है, तो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एम्प्लॉयर जो सैलरी बढ़ा देगा, बोलेगा अरे साहब मत जाइए कहीं, इतना बढ़ा देते हैं। इस कंडीशन में पैसे भी खूब आएंगे, खर्च भी खूब करेंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ठीक है जी हाँ, आगे चलते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं इसमें थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, व्हाइट कलर से है, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देते हैं। देखो आपको ये है फिलिप्स कर्व, और इसको आप लिख सकते हो मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। देख लो कैसे, ये इन्फ्लेशन रेट है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सेम यहाँ पे भी ये इन्फ्लेशन रेट है और ये ग्रोथ रेट है। मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व शो द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट, मतलब जीडीपी, और ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मेन आपका फिलिप्स कर्व है। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर इन्फ्लेशन 2% है, यहाँ पे कितने परसेंट है, 2%, तो फिर ये, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% होगा। अगर इन्फ्लेशन 2% है तो अनएम्प्लॉयमेंट 6% होगा, पहली सिचुएशन बता रहा है ये। अब इसकी दूसरी सिचुएशन में हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको, ब्लू कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो। दूसरी सिचुएशन है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ के 5% आ गया तो फिर
अनएम्प्लॉयमेंट घट के 3% आ जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन रेट 2 से 5 बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट 6 से 3 कम हो रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट केवल 3% इकोनॉमी में बचेगा। उसका कारण मैंने बता दिया सैलरी वाला पिछले पेज पे। आगे देखेंगे। अब अगर इन्फ्लेशन रेट जो है, इसमें देख लेते हैं इस ग्राफ में क्या हो रहा है। 2% है, 2% है, तो फिर जीडीपी ग्रोथ x1 है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन 5% हो गया तो जीडीपी ग्रोथ x2 हो गई। ये यहां पे आपको दिख रहा है, जो कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब देखेंगे कि ये बताता है कि अगर किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, मतलब जीडीपी बढ़ेगी। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए इन दोनों को अगर मिला दे तो जब x1 जीडीपी है, मतलब 2% पे x1 जीडीपी है और 2% पे इन्फ्लेशन 6% है, तो जब किसी देश में x1 जीडीपी है तो अनएम्प्लॉयमेंट 6% है, और अगर उस देश में जीडीपी x2 हो जाती है, जीडीपी बढ़ जाती है ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट 3%, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। तो इन दोनों कर्व को मिलाकर हमें एक और रिलेशन पता चला कि इफ, देखिए पहले हम पहला रिलेशन, पहली कंडीशन देख ले, इफ इन्फ्लेशन राइज अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस। दूसरी कंडीशन क्या पता चल रही है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इफ जीडीपी राइज देन अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, ठीक है। और एक रिलेशन इनके बीच में, इफ इन्फ्लेशन राइज देन जीडीपी ऑल्सो विल राइज। ये हो गया तीसरी कंडीशन, ठीक है जी हाँ। ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पे पता चलती हैं, जो ये दोनों कर्व को मिलाकर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, उसके पहले कहानी समझ लो। परचेजिंग पावर पैरिटी एक कंसेप्ट लेते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब 100 रुपए में हम कितना यहाँ पे खरीद सकते हैं और कितना अमेरिका में खरीद सकते हैं, ये दोनों परचेजिंग पावर पैरिटी है। 100 रुपए के बराबर डॉलर कर लेंगे, मान लो 60 रुपए डॉलर है, तो मान लो कि हम अगर ये इंडिया में 120 रुपए में जितना खरीद पा रहे हैं, क्या $2 में वहां खरीद पा रहे हैं, वो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। इस सिचुएशन में आपको बस ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, ये मतलब एक बेसिक समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में बर्गर, पिज्जा ले लो यार, बर्गर में मजा नहीं आ रहा आजकल, पिज्जा ले लो, पिज्जा ले लो, ठीक है। अमेरिका में जो पिज्जा है, पिज्जा भी छोड़ो यार, हम लोग बोलोगे यार मतलब गजब एग्जाम्पल दे रहे हो यार, तो आप जमीन स्तर का एग्जाम्पल दो, ठीक है। चलो बात कर लेते, शुगर, चीनी चीनी का एग्जाम्पल ले लो, लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा आपको। अमेरिका में जो चीनी है वो मिल रही है $1 पर केजी, और उस समय $1 इक्वल टू 60 रुपीज है। इंडिया में भी 60 रुपए पर केजी चीनी मिल रही है, तो क्या अमेरिका वाला इंडिया से खरीदेगा? नहीं, अपने देश में खरीद लेगा यार, $1 में वो 1 केजी मिल रही है। अमेरिका में, अब इंडिया में मतलब अमेरिका में मान लीजिए कि चीनी का प्राइस हो गया $2 पर केजी, तो वो $2 में 1 किलो चीनी खरीदेगा, तो $2 इंडिया को देगा तो 2 किलो ले जाएगा, क्योंकि वो $2 की वैल्यू इंडिया में 120 रुपए है, इंडिया में उसको अभी भी 60 रुपए किलो चीनी है, तो इंडिया में उसे 2 किलो मिलेगी तो इंडिया से ले जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन दूसरे देश में बढ़ेगा तो हमारे देश के गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे। अब इसकी उल्टी कंडीशन में आ जाओ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारे देश में होगा तो क्या होगा। अब मान लो इस कंडीशन में एक लेते हैं, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि $1 में वहां पे 1 केजी चीनी मिल रहा है, 1 केजी शुगर मिल रहा है, $1 इक्वल टू 60 रुपीज, और हमारे यहाँ पे भी शुगर 60 रुपीज पर केजी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब हमारे यहाँ शुगर का प्राइस 90 रुपीज हो गया है। अब 90 रुपीज हमारे यहाँ शुगर का प्राइस हो गया है, ठीक है। अब अमेरिकन हमसे शुगर खरीद रहे थे, क्योंकि वहां $2 का शुगर था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हम यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ना, कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर ये तो लिख ही नहीं रहे और बताते जा रहे हैं और समझ में कुछ आ नहीं रहा है। देखो अमेरिका में $2 रुपीज मतलब 1 केजी शुगर वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, और उस समय इंडिया में एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट इंडिया में जो चल रहा है ना, वो चल रहा है $1 इक्वल टू 60 रुपीज,
ठीक है, ये अमेरिका की सिचुएशन है। और वही सेम टाइम हमारे इंडिया में क्या सिचुएशन है बच्चों? हमारे इंडिया में सिचुएशन है कि हमारे यहाँ पे चीनी जो है 60 रुपीज पर केजी है। अच्छा, तो अमेरिकन देख रहा है कि भाई अपने यहाँ $2 देने पे 1 किलो चीनी मिल रही है, अगर ये $2 में एक्सचेंज करूँ इंडियन रुपीज में तो 120 रुपये होंगे, इंडिया से 2 kg मिलेगा। तो क्या इस कंडीशन में सबसे पहली जो सिचुएशन बन रही है, पहली सिचुएशन जो बन रही है, ठीक है, क्या बच्चों यहाँ पे पहली सिचुएशन यही बन रही है कि इंडियन एक्सपोर्ट विल राइज, इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है, राइज, ये पहली कंडीशन बन रही है, ठीक है, इस सिचुएशन में जो मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंडिया में चीनी के दाम जो है वो बढ़ गए। ठीक है, अब इंडिया में जो शुगर है वो मिल गई, इफ शुगर जो है इंडिया में वो हो गई 180 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब ये जो अमेरिकन है इसे अब देने पड़ेंगे $3, तब हमारे यहां से 1 किलो चीनी ले जाएगा और ये $2 में अपने ही खरीद लेगा। तो क्या अपने ही खरीदेगा? यस। तो जब अगर कभी भी हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, इफ इन्फ्लेशन राइज, क्योंकि हमारा शुगर का प्राइस 60 से सीधे कितना हो गया 180, इन्फ्लेशन राइज करेगा तो डिमांड फॉर इंडियन गुड्स डिक्रीज, इंडियन गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी, इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है? अब जो इंडियन गुड्स की डिमांड यहां पे कम हो गई है, इट मींस कि एक्सपोर्ट डिक्रीजेस, एक्सपोर्ट भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर? एक्सपोर्ट भी डिक्रीज करेगा, ये तो आपको मालूम चल गया होगा। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको समझ में भी आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे इंसिडेंट समझेंगे, अगर एक्सपोर्ट डिक्रीज करेगा, एक्सपोर्ट अगर डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं अगली कंडीशन, डिमांड फॉर इंडियन रुपीज डिक्रीजेस। इंडियन रुपीज की डिमांड डिक्रीज करेगी। कह सकते कि नहीं कह सकते यार? कह सकते हैं। क्यों? जब तक वो हमसे चीनी खरीदेगा तब तक वो बार बार डॉलर लाएगा, रुपए में बदलेगा, तो डॉलर से रुपए की डिमांड करेगा, तो हम मजबूत होंगे। एक्सचेंज रेट में सेम नियम लगता है जो प्याज के साथ लगता है। अगर मैं मार्केट में कांदा खरीदने, प्याज खरीदने जा रहा हूं ना, अनियन, तो जितनी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो अनियन के प्राइस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर रुपए की डिमांड खूब होगी और रुपया कम होगा तो रुपए का भाव बढ़ जाएगा, एप्रिसिएट हो जाएगा। लेकिन जब रुपए की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, और एक्सपोर्ट जब नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन आया है, रुपए की डिमांड कम हो जाएगी, तो रुपया जो है हमारा वो कमजोर हो जाएगा, मतलब डेप्रिसिएट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? ठीक है, हेंस रूपी विल डेप्रिसिएट, हेंस रूपी विल डेप्रिसिएट। जैसे हम हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास, मुद्रा का अवमूल्यन होगा। ठीक है, रूपी विल डेप्रिसिएट। क्लियर? समझ में आया क्या? रूपी विल डेप्रिसिएट, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा होगा। यहाँ पे रुपया डेप्रिसिएट कर जाएगा। ठीक है, रुपीज जो है वो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हुआ। रूपी विल डेप्रिसिएट, ठीक है, समझ में आया? जी साहब। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम में जो एक्सचेंज रेट है उसमें रुपया जो होगा वो डेप्रिसिएट होगा। क्लियर? जी हाँ, तो आज की क्लास में बस यहीं तक। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे मैं बताऊंगा कि CPI WPI क्या होता है, कैसे मेजर होगा,
और इन्फ्लेशन के मेजरमेंट और कौन से इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।